रंजीत सिंह के बेटे आज से काफ़ी समय पहले विदेश में सेटल हो चुके हैं। वहाँ पर ही उनकी शादी होती है और वहाँ पर ही उनके बच्चे भी होते हैं, यानी कि रंजीत सिंह के पोते। अब ये तो गांव से जुड़े लोग चाहकर भी विदेश जाना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी ज़मीनें जो हैं वो पीछे से कोई देखने वाला है नहीं। इसलिए इन्होंने यही कहा कि अपने बेटे को, भाई तू ही बाहर संभाल सब कुछ, मैं तो यहाँ पर ही गाँव में अपने संभालूंगा। बात है पंजाब के गाँव की। अब जब इनकी बहू और इनके पोते पहली बार गांव में आते हैं, पंजाब में, इंडिया में आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जो रंजीत सिंह के बेटे हैं वो भी बातें करते रहते थे कि हमारे जो खेत हैं ऐसे हैं पिंड के, गांव के, और काफ़ी लालसा थी इनकी बहू को और इनके बच्चों को देखने की। अब जब ये खाना वगैरह खा के अगले दिन का प्रोग्राम बनाते हैं कि ये खेतों में जाएंगे, खेत देखेंगे, लहराते हुए खेत, और फिर चल पड़ते हैं खेतों की तरफ। अब इनकी ज़मीन का रकबा काफ़ी था, तकरीबन कुछ 25 एकड़ के आसपास। लेकिन कुछ ऐसी ज़मीन थी, या यूँ कहें कि इनकी बहू को एक ऐसा हिस्सा ज़मीन का नज़र आया जो बिल्कुल ही बंजर पड़ा हुआ था। बाकी सारी जगह लहराते हुए खेत खलियान, लेकिन वो हिस्सा खास तौर पर बिल्कुल बंजर पड़ा था। अब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनकी बहू पूछ लेती है रंजीत सिंह से कि पापा ये जो हिस्सा ये भी हमारा है या फिर किसी और का है? तो वो कहते हैं नहीं बेटा ये हमारा ही है। तो फिर ये खाली क्यों पड़ा है? अब वो कहते हैं कि हाँ बस इस पे हम खेती बाड़ी नहीं करते, इसको हमने खाली रखा है। अब उसका एक कारण भी था। क्या कारण था ये आज के किस्से में जानने को आपको मिलेगा, लेकिन इससे पहले हम किस्से की शुरुआत करें। आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ के साथ लाइक, हाइप और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब आप किस्सा सुन लेंगे। कैसा लगा आपको आज का किस्सा? बढ़ते हैं किस्से की ओर। कारण था उस खास हिस्से पर ज़मीन के खेती ना करने का, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ था एक ऐसा खौफनाक किस्सा जो खुद रंजीत सिंह के साथ ही हुआ था। बात आज की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तब की बात है जब रंजीत सिंह की उम्र तकरीबन 17 बरस के आसपास थी। आज उनकी उम्र कुछ 60 बरस के आसपास है, यानी कि किस्सा काफ़ी पुराना है, लगभग 43 साल पुराना किस्सा। अब रंजीत सिंह बताते हैं कि ये कारण है ज़मीन के ना इसको खेती करने का, क्योंकि ना ही सिर्फ रंजीत सिंह बल्कि जो भी उनके मज़दूर हैं या कोई और भी है जो उनके खेतों में काम करता है, वो उस ज़मीन की तरफ जाना ही नहीं चाहता। क्योंकि जब ज़मीन को बोया जाएगा तो दिन के समय तो है, लेकिन रात के समय भी उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। जब पानी लगता है तो रात के समय सारी ज़मीन को लगता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उससे को ना लगे और फसल पक जाए। इसलिए रात के समय में वहाँ पर कोई जाता नहीं। और इसका एक कारण है, हुआ एक वाक़या रंजीत सिंह के साथ खौफनाक। आज से 43 बरस पहले ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी रंजीत सिंह की। तब रंजीत सिंह के पिता के पास 25 एकड़ ज़मीन नहीं थी, तकरीबन कुछ 8 एकड़ के आसपास ज़मीन थी, जिसमें ये हिस्सा भी आता था। ये तकरीबन कुछ 1 एकड़ के आसपास का हिस्सा है। तो ये ज़मीन को अच्छे तरीके से उसको जोतते, खेती करते और घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था। रंजीत सिंह की उम्र 17 वर्ष हो चुकी थी। पढ़ाई वो कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में अब पिता का हाथ भी बटाना उन्होंने शुरू कर दिया खेती बाड़ी में, क्योंकि उनका पहले से ही प्रोग्राम था कि पढ़ाई करने के बाद वो कोई नौकरी की तरफ नहीं बल्कि अपनी ज़मीन को ही संभालेंगे। इकलौते बेटे थे। अब इसलिए वो फिर गाहे बगाहे खेती जब करते पिता, तो उनका साथ देते, खेती के गुर सीखने शुरू किए और धीरे धीरे खेती करने लग पड़े। अब एक बार क्या होता है कि रात का समय था और इनके पिताजी कहते हैं कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं घर जाके कुछ समय आराम करता हूँ और तुम फिर डेरे पर ही जाके सारा अपना खेती का, यानी जो बीच में डेरा बना होता है, ट्यूबवेल वगैरह वाला हिस्सा, वहाँ पर तुम सारा देखभाल करना। और सुबह कोई बात नहीं, तुम जल्दी आ जाना 6-7 बजे, तो फिर मैं एक बार खेत का चक्कर लगा दूंगा, तब तक मैं थोड़ा सा ठीक भी महसूस कर लूँगा। अब इनके बाद पिता की बात मानते हुए रंजीत सिंह जी अब खेत की देखभाल करने लग पड़ते हैं। अब कुछ समय तक ये बैठे थे, बोर हो रहे थे। तब कोई एंटरटेनमेंट के साधन तो थे नहीं कि मोबाइल से कुछ फिल्म देख ली, गेम खेल रही। रह दे के सर्दियाँ थोड़ी बहुत थी, आग जलाई थी, बस आग का सेक ही कर रहे थे और कुछ था नहीं। कुछ समय बाद इनके मन में आता है कि अभी फसल जो है वो मतलब छोटी थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं हुई थी, तो ये थोड़ा सा टहलते हैं खेतों के बीच में पगडंडियाँ होती हैं, जिसको पंजाबी में वट कहते हैं, बन्ना कहते हैं, जो भी समझ सकें।
तो ये उन पगडंडियों पर चलते हुए जा रहे थे और खेतों की तरफ देख रहे थे। और ये जो अपना बाय द वे जो ये इलाका है, ये हमारे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का ही इलाका है। तो यहाँ पर कोई खेतों में कोई बहुत बड़ा जानवर एज सच नहीं पाया जाता। जैसे कई बार सुनने को मिलता है कि खेतों में कई बाघ भी वो दिख जाते हैं, जंगली सूअर हो गए या भेड़िए वगैरह, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ते ही हो सकते हैं, वो भी मतलब हाथ में डंडा वगैरह हो तो दूर ही रहते हैं। तो इसलिए किसी भी तरीके का कोई डर नहीं था। लेकिन एक खास बात थी ज़मीन के इस हिस्से के बिल्कुल पास, और वो थी एक ऐसी जगह जिस पर रात के समय में तो बामुश्किल ही कुछ लोग जाते हैं। जो जाते हैं वो भी कोई नेक काम के इरादे से नहीं जाते। आप समझ गए होंगे, एक शमशान घाट, छोटा सा शमशान घाट था। एक ही मतलब वहाँ पर बनी हुई थी जहाँ पर जलाया जाता है लाशों को, और इससे बड़ा नहीं था। और ये जो शमशान घाट था वो बिल्कुल इनके खेत के साथ सटा हुआ था। हल्की सी झाड़ियाँ थी और उसके बाद बाउंड्री शुरू हो जाती थी उस शमशान घाट की। बाउंड्री के नाम पर बस ऊंची मिट्टी थी, बस जो सेपरेशन करती थी इनकी ज़मीन और उस शमशान घाट को। अब ये टहलते टहलते उस शमशान घाट में पहुंचे। ये पाते हैं कि शायद आज ही कोई चिता जली होगी और उसका जो उसकी अग्नि थी हल्की हल्की, जिससे आसपास थोड़ी सी रोशनी निकल रही थी। मन में थोड़ा सा भय भी आ रहा था कि भाई ऐसे रात के समय में बिल्कुल शमशान घाट और अकेले। तो ये धीरे धीरे बस आगे बढ़ते जा रहे थे, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कोई था, या यूं कहें कि कोई थी जिसने इनको नोटिस कर लिया था। अब पीछे से इनको काफ़ी प्यारी सी किसी लड़की की आवाज़ आती है, रंजीत। अब ये सुनकर चौंक जाते हैं और देखते हैं कि भाई मुझे किसने आवाज़ लगाई। और ये बिल्कुल पीछे मुड़ते हैं, बिल्कुल दिमाग में ख्याल किए बिना कि रात के समय में कौन मुझे आवाज़ लगाएगा। शमशान घाट की तरफ से ही आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। उम्र वैसी थी, एक प्यारी सी आवाज़ सुनने को मिले और थोड़ा सा ध्यान इनका जाता है कि जाऊं ना जाऊं। मन में कभी कोई ख्याल भूत प्रेत को लेकर इनके आया नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, और कभी भी इनका ऐसा कुछ सोचने का था भी नहीं। इसलिए ये आवाज़ लगाते हैं, कौन है, किसने आवाज़ लगाई? रंजीत, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ज़रूरत है, ज़रा आओगे, मेरी मदद करोगे? हाँ जी, क्या हुआ? ये जो भी कन्वर्सेशन हो रही थी ये पंजाबी में हो रही थी, इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो वो कहते हैं कि बताइए कि क्या काम है? तो ये कहते हैं कि नहीं, तुम ज़रा आना, मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। तो इनको लगता है कि छोटा सा शमशान घाट है, मुझे आवाज़ भी सुनाई तो दे रही है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो आगे बढ़ कर देखता हूँ। गाँव के साहसी लोग, कोई इतना भी डर नहीं, ये उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं और आगे पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि जो पिलर, जो जिसे कहते हैं कि ऐसा पिलर जहाँ से पीछे की तरफ दिखाई नहीं दे सकता इनके एंगल से, तो वहाँ पर अब जब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे तो इनको कोई ऐसे मतलब पीठ करके इनकी तरफ बैठा हुआ नज़र आ रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने लाल कलर का कोई कपड़ा डाला हुआ है जैसे दुल्हन का लिबास हो। और ये कह रहे थे कि हाँ जी, बताइए क्या काम है आपको और आप इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो? अब बस मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी रंजीत, कितनी देर से मैं तुम्हें देख रही थी, हर रोज़ देखती रहती थी, और आज जब तुम यहाँ पर आए तो मैंने तुम्हें बुला ही लिया। रंजीत को बातें अटपटी लगनी शुरू हो गई और ये पूछते हैं कि अरे मैं आप मुझे जानती हो, आप इसी गांव की हो? नहीं, मैं इस गांव की नहीं हूँ। तो ये पूछते हैं कि तो फिर आप मुझे कैसे जानती हो? बातें ही करोगे या फिर मेरे पास आके मुझे देखोगे भी? जैसा मैंने कहा कि टीनेजर, तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अब ये बिल्कुल उस के सामने आ चुके थे। वो सर झुकाकर बैठी हुई थी, जिस तरीके से उसकी डील डोल थी, जिस तरीके से कपड़े उसने अच्छे डाले थे, लग रहा था कि कोई बहुत ही सुंदर लड़की होगी। लेकिन यह भ्रम रंजीत सिंह का जाता रहा, क्योंकि जैसे ही अब वो अपना मुंह ऊपर करती है, उसकी आंखें तो थी ही नहीं, जो किसी औरत के मुख का सबसे सुंदर हिस्सा कहा जा सकता है। बाल उसके बिल्कुल सफ़ेद और दांत उसके बाहर निकले। रंजीत सिंह ये देखने की देर थी, उनको समझते हुए विलंब ना हुआ कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, या यूँ कहें कि शायद अब कल जो चिता जलेगी यहाँ पर इनकी ही होगी। अब रंजीत सिंह की चीखें
उन सुनसान खेतों में गूंज रही थी। वो डर के भागते हैं और पीछे से हंसने की आवाज़ लगातार आ रही थी, मानो जैसे कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, बस वहीं पर खड़ा रह के हंस रहा है जहाँ पर वो खड़ी थी, और ये आगे की तरफ भाग रहे थे, अपने खेतों की तरफ भाग रहे थे। और वो आवाज़ वहीं स्थिर थी, लेकिन बड़ी भयानक आवाज़। रंजीत सिंह उस दीवार की बाउंड्री को, या यूं कहें कि उस मिट्टी के ढेरे की बाउंड्री को कूदने की बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कूद पा रहे थे। पीछे मुड़ के उनके देखने की हिम्मत तो बिल्कुल थी ही नहीं। अब ऐसे में बस जहाँ तक वो अपने आप को संभाल सके, अपने डर पर काबू रख सके, तब तक तो वो उनका होश रहा, लेकिन जैसे ही उनका ये तिलिस्म टूटा, वो बेहोश होकर गिर पड़े। अब अगली सुबह जब उनको होश आई तो वो अपने घर में ही थे। चिंतित माता पिता का मुख, आसपास लोगों का इकट्ठ, एक डॉक्टर जो इनकी हार्ट बीट चेक कर रहा था, इनकी नब्ज चेक कर रहा था। मालूम पड़ रहा था कि जिंदा तो ये बच गए हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इनको इनके पिताजी और कुछ लोग मिलकर उस खेत से उठाकर लेकर आए होंगे, और ऐसा ही हुआ था। इनके शरीर पर राख लगी हुई थी, शायद उसी मुर्दे की राख जो उस समय वहां पर जल रहा था। अब इनके साथ हुआ क्या, ये तो सिर्फ यही जानते थे, यही बता सकते थे, इसलिए इंतज़ार हो रहा था इनके जागने का। जैसे ही जागते हैं, इनकी माँ इनको गले लगा लेती है, पिता इनके सर पर हाथ फेरते हैं, और कुछ समय डॉक्टर कहते हैं कि अभी कोई भी सवाल ना पूछा जाए, बच्चा डरा हुआ लग रहा है, इसको थोड़ा सा पहले सेट होने दीजिए। जिसको सेट होने में कुछ समय तो लगने ही वाला था, और उसके बाद फिर जब हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप में ठीक महसूस करते हैं, तो फिर अब इनके पिताजी बड़े प्यार से पूछते हैं कि रंजीते, क्यों आया तेरे ना, क्या हुआ था तेरे साथ? तो रंजीत सिंह सबसे पहले कहते हैं कि ये छोड़ो, मुझे बताओ कि आप मुझे यहाँ पर कैसे उठा कर लाए, मुझे तो पता ही नहीं कि मैं जिंदा बच भी, मतलब यकीन नहीं है कि मैं जिंदा बच गया हूँ। अब इनके पिताजी पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या ऐसा तेरे साथ? फिर ये पूछते हैं पहले कि आप बताओ। कहते हैं बस बेटा, हमने देखा तो शमशान घाट के जो वो मिट्टी की ढेरी है जहाँ से हमारे खेत सेपरेट होते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ था। अब पहले तो मैं जब सुबह खेत में आया तो मैंने देखा कि तू नज़र नहीं आ रहा, मुझे लगा कि टहलने गया होगा या फिर जंगल पानी के लिए गया होगा। मैंने तुझे ऊंची ऊंची आवाज़ें भी लगाई, लेकिन कहीं भी तेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर हार के मैंने खेत को छानना शुरू किया, और जैसे ही मेरा ध्यान गया, मैं तो पहले डर गया, लेकिन तेरी नब्ज़ चल रही थी। फिर मैंने जल्दी से भागकर कुछ लोगों को बुलाया जो दूसरे खेतों में काम कर रहे थे, और तुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद फिर रंजीत सिंह ने सारा वाक़या बताया कि मेरे साथ ये हुआ। अब इस चीज़ को सुनने के बाद गाँव में दहशत फैल गई कि भाई शायद कोई गांव में चुड़ैल या कोई डायन आ गई है जो शायद लोगों का शिकार करना चाहती है। लेकिन ये नहीं पता कि रंजीत सिंह बच कैसे गए। चलो अच्छी बात है, बच गए, क्योंकि रंजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि बस उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, वाहेगुरु 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 किए जा रहे थे। अब हो सकता है वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते बेहोश हो गए और बस उनकी फरियाद सुनी गई। उसके बाद अब जो ज़मीन का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इतना डर गए कि उसके पास नहीं आते। वो कहते हैं कि दिन के समय में हमने वहाँ पर खेती करते थे, और हमने रूल बना लिया कि उस शमशान के आसपास रात के समय में कोई नहीं जाएगा। हमारे जो खेत का हिस्सा भी लगता है, हम रात के समय में वहाँ पर जुताई नहीं करेंगे। लेकिन ना जाने कैसे वो खेत का उतना हिस्सा खुद ब खुद बंजर होना शुरू हो गया। वहाँ पर कोई भी फसल लगाते थे बस सूख जाती थी, उसकी जड़ें पकड़ बनाती नहीं थी। पानी मानो ऐसे जल्दी सूखता था जैसे कोई बरसों से प्यासी चीज़ अपनी प्यास बुझा रही है। इसलिए फिर हमने उस हिस्से को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस शमशान घाट को देखता हूँ, हालांकि अब वो शमशान घाट काम में नहीं लाया जाता, तब गांव की आबादी उतनी नहीं थी, एक शमशान घाट था सिर्फ, तो उसकी वजह से जो लोग थे इतने नहीं थे, और कभी कभार जो किसी की मौत होती थी अनफॉर्चुनेटली, तो ठीक है। लेकिन अब गांव बहुत बड़ा हो चुका है, और ये शमशान घाट का रास्ता बिल्कुल जैसे कहते हैं कच्चा सा इलाका था, और बड़ी सुनसान झाड़ियों से होकर गुजरता था। इसलिए अब वो लोग वहाँ पर आना भी नहीं सही समझते। शायद गांव में दूसरा शमशान घाट को बना दिया गया, और ये शमशान घाट वैसे ही खंडर हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज भी डर है, ये कहीं ना कहीं मुझे आज भी लगता है कि शायद वो आज भी मेरा या किसी और का इंतज़ार तो करती है अपना शिकार बनाने के लिए।
सो दिन के समय में तो कोई दिक्कत नहीं, दोपहर और रात के समय में यहाँ पर कोई भटकना भी पसंद नहीं करता। जो भी कोई ऐसा करता है बिल्कुल ठीक करता है। उम्मीद है कि पंजाब के इस गांव का, इस खेत का और इस शमशान घाट का किस्सा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। इससे पहले अब हम अगले किस्से की ओर बढ़ें, आपसे गुजारिश है, अगला किस्सा भी हालांकि बेहद ही अजीब और बेहद ही खतरनाक किस्सा है। एक ऐसा दिया जिसके बुझते ही कोहराम मचा। क्या कोहराम, क्या है उस दिए की कहानी? इससे पहले कि इस किस्से को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि मेंबरशिप की नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो ये थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये थंबनेल है दिल्ली का सबसे हॉन्टेड पार्क। एक ऐसा पार्क जहां पर रात के समय में मुर्दे जॉगिंग करते हैं। कैसे? दिलचस्प है, भयानक है, अविश्वसनीय है, वियर्ड है, सुनने से ताल्लुक़ रखता है। तो जल्दी से सुनिए इस किस्से को, जो कि है सिर्फ मेंबरशिप ओनली और मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में आपको सुनने को मिलेंगे। ऐसे कई किस्से जो मेरे चैनल पर तो हैं, लेकिन हर कोई वो नहीं सुन सकता, सिर्फ जो मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं वही सुन सकते हैं। और तकरीबन 16 किस्से अब तक अपलोड हो चुके हैं और कोशिश है कि ये सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। तो जिन्होंने रीजॉइन नहीं किया उसको रीजॉइन करके नया किस्सा सुन लीजिए, और जो ज्वाइन करने की सोच रहे हैं जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो कंट्रीब्यूशन है छोटा सा, इस चैनल को और ग्रो करने में मदद करेगा। खैर, अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। अगला किस्सा है अविनाश का। अविनाश आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और बेसिकली अविनाश का ताल्लुक भी बाकी कई लोगों की तरह गांव से है, लेकिन गांव से उनका काफ़ी हद तक नाता टूट गया। उसका कारण ये है कि जब इनके पिताजी की सरकारी नौकरी लगी शहर में, तो ये शहर में शिफ्ट हो गए। अब गांव में इनके सिर्फ दादा दादी रहते थे। पहले वैसे भी इनका कम आना जाना होता था, लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन चलती रही तो फिर इनका तो बिल्कुल ही जाना ख़त्म हो गया। और इन बिटवीन ये लास्ट टाइम तब गए थे जब इनके दादाजी की डेथ हुई थी, और उनकी जो भी क्रियाक्रम वगैरह सारे करने थे उस दौरान उनके जो चक्कर लगे। उसके बाद फिर इनकी हायर एजुकेशन शुरू हो गई, और जो दादी जी हैं घर में सिर्फ अकेली रह गई, बस वही अब गाँव में रह रही थी। इनके पिताजी के लाख बनाने के बावजूद वो उस गांव को छोड़कर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने यही डिसाइड किया था कि मैं गांव में ही जी हूँ, पली बड़ी हूँ, गांव में ही शादी हुई और गांव में ही मेरी आखिरी सांस निकलेगी, मुझे शहर नहीं पाता। अब वो वैसे इनका जो ज़मीन वगैरह ठेके पर देते हैं वो थी, आमदनी ठीक थी, और काफ़ी ऐसा नहीं था कि वृद्धि बहुत ज़्यादा ठीक थी, मतलब अपने आप को संभाल सकती थी। और इसी वजह से फिर इनके पिताजी को बात माननी पड़ी। अब क्या होता था कि एजुकेशन पढ़ाई के सिलसिले में इनका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। बीच बीच में कई बार पिताजी इनके मिल के आ जाते रहते, लेकिन इनको तकरीबन 5-6 वर्ष हो चुके थे। गांव की यादें धुंधली पड़नी शुरू हो चुकी थी, दादाजी धुंधले पड़ने शुरू हो चुके थे, और दादी जी की शक्ल भी कहीं ना कहीं धुंधली पड़नी शुरू हो चुकी थी। अब क्या होता है कि इनके सेमेस्टर का ब्रेक आता है और इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा देख, मुझसे तो जाया नहीं जा रहा, इस पर तू थोड़े दिन हुआ। अब क्या होता है कि ये भी सोचते हैं कि भाई गांव का माहौल है, थोड़ा सा मेंटल रिलीफ मिलेगा, तो चल पड़ते हैं। अब गांव का माहौल भी मतलब उस तरीके से, जैसे बिजली के कट जो आजकल रिक्वायरमेंट है कि भाई कम से कम बिजली का कट नहीं होना चाहिए, तो इनके घर में वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं थी, इन्वर्टर वगैरह सब था, तो ये सोचते हैं कि ठीक है भाई हम चलते हैं। अब अविनाश अपनी दादी जी के घर जाते हैं। अविनाश ये पाते हैं कि दादी जी इनको देखकर ना बहुत ज़्यादा खुश हुई और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट बहुत ज़्यादा नहीं किया। अब जितना इनको याद था कि दादी जी तो बहुत खुश होती थी, लेकिन हो सकता है कि दादाजी की मृत्यु के बाद इनके स्वभाव में तब्दीली आ गई, और इंसान अकेला रह रह के कई बार उसके स्वभाव में कई चेंजेस आ जाते हैं, और हो सकता है कि ये भी इन्हीं में से एक हो, इसलिए ये ज़्यादा इस बारे में बात करते नहीं हैं। अब घर जो था वो ठीक था, 4 कमरे थे, घर के आगे आंगन था, खुला डुला वातावरण था, घर में कुछ पेड़ लगे हुए थे जो मोह रहे थे अविनाश को, क्योंकि शहर में तो फ्लैट्स में रह रह के पक चुके थे। अब धीरे धीरे 2-4 दिन बीते और इन्होंने घर के एक दूसरे कमरे को भी एक्सप्लोर किया। इन बिटवीन एक चीज़ इनको काफ़ी वियर्ड लगती है। घर के एक हिस्से में एक दिया था,
अब मंदिर का इलाका, जो मंदिर का कमरा था वो बिल्कुल अलग था। अब दिया वगैरह अगर कोई जलता भी है तो मंदिर वाले या जो भी पूजा ग्रह होता है उस इलाके में ही, उस एरिया में ही जलाया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल इधर किसी कोने में दिया रखा हुआ था, जहाँ पर कोई भी किसी देवी देवता की फोटो नहीं थी। इनको बात बड़ी अजीब लगती है। अब ये दादी से पूछते हैं कि दादी ये दिया क्यों जलाया, यहाँ पर तो वैसे भी लाइट वगैरह है और मंदिर में रखो। कहते हैं नहीं नहीं, ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसका कारण? दादी कहती है हाँ कोई कारण है तो बताओ ना। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बता सकती, बस इससे दूर रहना, इसको कोई छेड़छाड़ मत करना। अब इनको लगता है कि दूर रहना, छेड़छाड़, कारण ज़्यादा बात करते नहीं, क्योंकि दादी का रिएक्शन कुछ ज़्यादा था नहीं, इतना रिएक्ट कर नहीं रही थी, तो ये सोचते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में एक बात बैठ गई कि क्यों, किस वजह से, क्या कारण है कि इस दिए को ऐसे ही रहने दिया जाए। और ये भी ना पता लगा कि ये दिया काफ़ी बरसों से अखंड चल रहा है, अखंड जोत चल रही है। जब भी वो बत्ती खराब होने लगती जला के नहीं कर दी जाती, कारण क्या था ये नहीं पता। अब 2-4 दिन बीते तो इनकी दादी को कहीं बाजार जाना था और कहती हैं कि बेटा तू अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आती हूँ। कहते हैं नहीं मैं आपको छोड़ आता हूँ या मैं आपके साथ चलता हूँ। तो दादी मना कर देती हैं और कहती है नहीं बेटा मैं देख लूँगी, कुछ सामान और कहीं कुछ अपनी सहेलियों से मिलना भी है तो मुझे समय लग जाएगा। खैर इनकी दादी चली जाती हैं। कुछ समय तक तो ये नॉर्मल अपना काम करते रहते हैं, मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, स्टडी वगैरह करते रहते हैं। फिर अचानक से इनका ध्यान जाता है उस दिए की तरफ। न जाने कैसे इनके पैर वहां पर खींचे चले जाते हैं और ये अब दिए के बिल्कुल सामने थे। दिया इनके सामने जल रहा था। मन में कुछ सवाल थे कि आखिर ये दिए का सीन क्या है, क्यों ना मैं इस दिए को बुझा दूं। क्या अविनाश खुद ऐसा कर रहे थे या कोई इनको कराने की कोशिश कर रहा था? ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई तो शक्ति है जो चाह रही है कि इस दिए को बुझा दिया जाए, लेकिन क्या है, कौन है, ये नहीं पता था। फिर ये करते हैं सबसे बड़ी गलती और ये उस दिए को फूंक मार के बुझा देते हैं और एक अजीब सी हंसी हंसते हैं। लेकिन अब इनकी हंसी अलोप होने वाली थी जैसे ही वो दिया बुझता है। अचानक से मानो जैसे हवा में किसी की सांस की आवाज आती है और खुशी के मारे कोई हंस रहा था, यूं कहें कोई हंस रही थी। अब आनन फानन में जब इनको महसूस होता है कि क्या कर दिया मैंने, दादी दादी तो मार डालेंगी, ये जल्दी से माचिस लेकर आते हैं और दिए को जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिया अब जल नहीं रहा था। ना जाने इन्होंने कितनी तीलियां फूंक दी, लेकिन दिया नहीं जल रहा था और इनकी जान हलक में आ चुकी थी कि अब क्या होगा। ये फिर सोचते हैं कि दादी को कौन सा पता है कि मैंने दिया बुझाया है, और ये जल्दी से अपने कमरे में चले जाते हैं। तकरीबन 3-4 घंटे बाद इनकी दादी आ जाती है। इनका ध्यान तो उसी समय उस तरफ लगा हुआ था, अब बस रिएक्शन का इंतजार था। कुछ समय बाद जब दादी उस कमरे में जाती हैं तो एक जोरदार चीख इस बात का पैगाम थी कि आज कुछ बहुत अजीब होने वाला है, कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। ये जल्दी से भागे हुए जाते हैं। दादी उस दिए को देखी जा रही थी। ये पूछते हैं दादी क्या हुआ। दादी इनकी तरफ सर घुमाती हैं। उनकी आंखें बिल्कुल लाल थी और इससे पहले कि अगला सवाल कुछ कर पाते एक जोरदार तमाचा इनके मुंह पर पड़ता है दादी की तरफ से। बुझा दिया ना, कहा था ना मत बुझाना। अब जब ये सुनते हैं तो ये तो अचंभित रह जाते हैं कि मैंने बुझाया, ये दादी को कैसे पता, कैसे लग गया पता। इधर उधर देखते हैं कोई कैमरा तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं था। दादी की आवाज में बदलाव नजर आ रहा था। नहीं छोड़ूंगी तुझे। इनकी आंखें देखते ही देखते काली हो चुकी थी और ये बेहोश हो चुकी थी। आनन फानन में ये दादी को जो गांव वाले थे आसपास के पड़ोसी, उनकी मदद से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पिताजी को फ़ोन कर दिया जाता है। पिताजी जब पहुंचते हैं दादी बेहोश थी और पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, अचानक दादी को क्या हो गया। अब ये सिर्फ इतना बताते हैं कि पता नहीं दादी बहुत गुस्से में थी और दादी कह रही थी कि दिया बुझ गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि दिया इन्होंने बुझाया था।
इनकी छोटी सी शैतानी, इनकी छोटी सी गलती ना जाने कितना विकराल रूप ले जाने वाली थी। जैसे ही ये सुनते हैं इनके पिताजी, वो अपने माथे पर हाथ मार लेते हैं और आंखों से आंसू इस बात का प्रतीत थे कि कुछ बहुत अनहोनी हो चुकी है। ये पूछते हैं कि पिताजी हुआ क्या, एक दिया ही तो था, क्या हुआ? वो कहते हैं नहीं, वो दिया नहीं था, वो रमोला थी। रमोला? वो कौन? अब उस समय डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर कंडीशन बताता है कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इनको और बड़े हॉस्पिटल में, यानी ये कस्बे का हॉस्पिटल था, लेकर जाना पड़ेगा। तब तक एम्बुलेंस वगैरह का अरेंजमेंट किया जाता है और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब कुछ समय बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि अभी तो कंडीशन स्टेबल है, लेकिन आई होप कि फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन इनके पिता के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर झलक रही थी। अब ये कहते हैं अपने पिताजी को, पिताजी अब तो थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं, नहीं होगा ठीक कुछ बेटा। क्यों, क्या हुआ? वो दिया जो बुझ गया। लेकिन दिए का दादी जी की जान, उनकी सेहत के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बेटा, बहुत बड़ा ताल्लुक है। रमोला अब दादी जी को ले ही जाएगी। इस समय तो मुझे पता नहीं कि उनको कैसे ढूंढा जाए। किनको? जिन्होंने रमोला को कैद किया था। अरे सबसे पहले तो आप बताइए ये रमोला कौन है, क्या दादी जी के साथ लिंक है, दिए के साथ क्या लिंक है? फिर इनके पिता बताना शुरू करते हैं, जो हमारा घर है उसके सामने तूने देखा एक घर? हाँ, बहुत गौर तो नहीं किया, लेकिन बंद पड़ा खंडरनुमा घर है। हाँ, वहीं पर रमोला रहती थी। जब हम छोटे छोटे थे तब वो आई थी उस घर में अकेली, देखने में सुंदर, हमेशा साड़ी पहने रहती थी। मेरी माँ के साथ यानी तेरी दादी के साथ उनकी बहुत बनती थी। लेकिन जो उसकी सच्चाई थी वो तो बाद में पता लगनी शुरू हुई। क्या सच्चाई थी पिताजी? रमोला एक जादूगरनी थी, डायन थी वो। कैसे पता लगा? अब एक बार रमोला ने घर में भोज रखा। भोज में उसने गांव के लोगों को बुलाया और दादी को तो अपनी मम्मी को तो बुलाना था, माँ को, क्योंकि इनकी सहेली थी। लेकिन उस दिन किसी ना किसी कारणवश हमारा कोई बहुत ज़रूरी फंक्शन था, हमने जाना था। अब उस समय दिल ना टूट जाए तो उन्होंने उस समय नहीं बताया कि हम नहीं आ पाएंगे, हमने एक दिन पहले जाना था, इस जगह कह देंगे कि भाई ज़रूरी था और हमें जाना पड़ गया। इस वजह से हम उस भोज में नहीं गए। लेकिन जब हम वापस आए, रमोला ने काफ़ी हमें गुस्सा हुई, लेकिन फिर भी हमने समझाने का कि चलो अगली बार जब हो गए यहाँ, खास हमारा परिवार तुम्हारे घर खाने के लिए आएगा। जब ऐसा सुना बहुत खुश हो गई, अच्छा सच्ची कह रहे हो ना? फिर हमने जब पता लगा कि भाई भोज बहुत अच्छा हुआ, अकेली स्त्री इतने लोगों का खाना कैसे बना सकती है, ये सबकी समझ से बाहर था। लेकिन एक बात जो उसके बाद होनी शुरू हुई, जिसने भी उस घर से खाना खाया, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद किसी को कोई बीमारी निकल आई, कोई कुछ किस चीज़ से बीमार हो गया, कईयों की मौत तक हो गई। गांव में ये बात फैलनी शुरू हो गई कि शायद इसने कोई जादू किया है। अब जब ये सब कुछ हुआ तो धीरे धीरे गांव में आक्रोश बढ़ता गया और आक्रोश यहाँ तक फैल गया कि उसको एक दिन पकड़ लिया गया। रमोला कहती रही कि वो गुनहगार नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। और ये तब की बात है जब कोई गांव में सरपंचों का या पंचों का ही ज़्यादा राज चलता था और लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए। रमोला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका ध्यान सिर्फ मेरी माँ की तरफ था कि तुम मुझे बचा लो, लेकिन इतने लोगों के बीच में कैसे बचाया जा सकता था? कोई मेरी माँ की बात सुनता ही ना। वो तरसती हुई निगाहों से देखती रही और कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा लो। और जब वो जख्मी हो गई, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। अब इतने गांव वालों के इस खिलाफ कौन पर्चा करता? किसी तरीके से केस को उस पर सरपंच द्वारा रफा दफा किया गया। लेकिन जो आत्मा थी उसकी, अब वो परेशान करने लग पड़ी मेरी माँ को। और वो कहती थी कि तुमने मुझे नहीं बचाया, अब तू भी मेरे साथ चलेगी। फिर हमने किसी बड़े तांत्रिक के साथ इस बारे में बात की और उस तांत्रिक जी ने उसकी आत्मा को कैद कर दिया उस दिए में। इसकी जोत तब तक जलती रहेगी जब तक मेरी माँ की सांसें हैं। जब मेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी तब यह दिया बुझ भी जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर यह दिया बुझा तो वो मेरी माँ को ले जाएगी साथ में।
अभी बस ये बात ख़त्म हुई थी और पता चलता है कि उनकी दादी चल बसी। इतने दशकों बाद वो कैद आत्मा सिर्फ एक छोटी सी भूल की वजह से बाहर आई और उसने अपना काम कर दिया, जो काफ़ी दशकों से बस टंगा हुआ चला आ रहा था। अविनाश को अपनी गलती या यूं कहें कि अनजाने में किए गए गुनाह पर बहुत पछतावा है आज भी, कि एक बेवकूफ़ी की वजह से उनकी दादी चल बसी। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो इसको अपना गुनाह मानते हैं, इस वाक़े के लिए खुद को जिम्मेवार मानते हैं। कुछ राज होते हैं जिनको कुरेदना या कुरेदा ना ही जाए तो अच्छा होता है। ऐसा ही ये एक राज था। उम्मीद है ये किस्सा भी आपको बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। प्रेम बताते हैं कि ये बात 1987 के आसपास की है। प्रेम काफ़ी पढ़ने लिखने वाले बच्चे और इसी तरीके से अविनाश के तरीके से कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो कभी अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं गए, कभी भी किसी के ज़्यादा मतलब आन जान होता नहीं था। अब क्या होता है कि इनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है और इनकी मासी का घर, जैसे ये जो पढ़ाई करते थे दिल्ली में करते थे और जो इनका मतलब घर था वो दिल्ली से काफ़ी दूर था। अब जब ये वापसी जाने की तैयारी कर रहे थे दिल्ली से एजुकेशन कंप्लीट करने पे, तो इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना मैं मासी के घर चले जाता हूँ। मासी के घर कुछ दिन रुकूंगा, फिर उसके बाद जब नौकरी लग जाएगी क्या पता कब जाना होगा गांव में। ख़ास तौर पर शहरों में तो लोकल कोई हो तो चलो इंसान कभी कभार हो भी आता है, लेकिन गांव में दूर हो तो वो काफ़ी दिक्कत होती है। इन्होंने अपने घर वालों से बात की और उन्होंने कहा कि देखो ऐसे ऐसे रास्ते में है तो मैं बस में वहाँ पर उतरूँगा। वहाँ से इनके जो मासी थे अच्छी मतलब ख़ानदान से थे, तो मतलब काफ़ी संबंध थे, तो फ़ोन वगैरह उनके घर में भी उस समय भी तब लगा हुआ था जब इक्का दुक्का ही फ़ोन होते थे। तो फ़ोन पर मासी को इन्होंने इत्तला कर दी कि जो बस वगैरह का सिस्टम है, मेरे कितने बजे बस है सारा बता देते हैं। इनके कज़न थे जो कि इतने बजे बस चलती है, यहाँ पर इतने बजे पहुँचेगी, हम तुझे लेने आ जाएंगे, उसके बाद फिर तुझे लेकर चले जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि ठीक है, अब उस हिसाब से चल पड़ते हैं। लेकिन बस का जो समय था वो कुछ शाम के 6 बजे का था। अनफॉर्चुनेटली बस ख़राब हो जाती है और ये पहुँचते हैं 11 बजे। अब ऐसा भी नहीं था कि भाई मोबाइल से कहते हैं कि मैं आगे, मोबाइल तो थे ही नहीं तब। वो भी बेचारे इंतज़ार कर करके चले गए होंगे और इनको लगा होगा कि शायद कोई रास्ते में ख़राबी आ गई है या फिर इनका प्रोग्राम बना नहीं, हो सकता है कि हम लेट आए हैं, बस चल गई है, तो ये भी अपने घर में चले जाते हैं इसी चीज़ के इंतज़ार में कि ये मतलब हो सकता है कल आ जाएंगे। और जब ये रात के 11 बजे उस मोड़ पर अपने गाँव के उतरे, उस गाँव के, और ये चलना शुरू कर देते हैं। अब इनके गांव से जो वो मतलब इनके मेन रोड से वो जो रास्ता था वो तकरीबन कुछ 2 किलोमीटर के आसपास था। अभी ये चलते हैं तो बारिश, बादल वगैरह हुए थे, बारिश थोड़ी सी तेज़ होनी शुरू हो जाती है और इनके पास छाता भी नहीं था, ये भीगना शुरू कर देते हैं। और क्या होता है कि ये तकरीबन कुछ 1.25 किलोमीटर चले होंगे तो एक घर इनको दिखाई देता है जो देखने में बड़ा पुराना सा लग रहा था और उसकी जो छत है आगे सेल्फ है उसके नीचे खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए। जब बारिश थोड़ी सी धीमी पड़नी शुरू होती है तो ये देखते हैं बाहर की तरफ जाके कितनी की बारिश है, मैं चल सकता हूँ कि नहीं। तो अचानक से दरवाजे के पीछे खुलने की आवाज़ आती है। ये थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि माहौल था, रात का समय, कोई आसपास है नहीं और आप समझ सकते हैं किस तरीके का माहौल होता है। ये देखते हैं पीछे एक लड़का था। वो कहता है कि आप यहाँ पे। तो ये अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं कि मैं प्रेम हूँ और मैं ऐसे ऐसे शहर से आया हूँ और आगे गांव में मेरे रिश्तेदारों का घर है और मैं वहाँ पर जा रहा था, बारिश की वजह से मैं यहाँ पर रुक गया। तो ये पूछते हैं कि किसके घर जाना आपने। तो ये कहते हैं कि मेरे जो मासी जी का बेटा है उनका नाम है सागर। अब जैसे ही सागर का नाम लेते हैं ना तो उसकी आंखों में चमक, अरे सागर तो मेरा दोस्त है। अच्छा, आपने उनके घर जाना है, अपने विशंबर दास जी के घर जाना ना, उनके पिताजी का नाम। हाँ, उनके पिताजी मेरे मौसा जी विशंबर दास जी। अच्छा, तो बारिश तो फिर तेज़ हो गई है। देखते हैं बारिश तेज़ हो जाती है, बिजली गरजने लग पड़ती है। तो अब इतनी लेट आ रहे हैं, फिर वो सारा बताते हैं कि बस लेट हो गई, वो बेचारे आए होंगे, नहीं पता लगा होगा। आप ऐसा कीजिए,
आप निश्चिंत होके हमारे घर में आ जाइए, रात को यहीं पे रुकिए और उसके बाद फिर सुबह आप चले जाना। अब जिस तरीके से माहौल था, ना नुकुर तो करते हैं लेकिन अंदर अंदर ही इनको भी पता था कि भाई मेरे पास कोई और चारा नहीं है, या तो मैं यहाँ पर सारी रात बाहर खड़ा रहूँ, अब ये बाहर आ चुके हैं भाई साहब, ये तो मुझे यहाँ पर खड़ा रहने देंगे, गाँव वाले लोगों की आओ भगत, तो भाई मुझे अब जाना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ी देर ना नुकुर करने के बाद अंदर चले जाते हैं और अंदर देखते हैं माहौल कुछ ठीक नहीं था, मतलब थोड़ा सा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था और बरामदे में एक महिला मंजी पर लेटी हुई थी खटिया पर। तो वो खांसती हुई इनकी तरफ देखती हैं और पूछती हैं कि बेटा ये कौन है। तो ये कहते हैं कि अरे माँ जी, ये सागर के मासी जी के लड़के हैं, तो आज थोड़ा लेट हो गए, तो फिर वो गांव जा रहे थे, बारिश पड़ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने इनको कहा यहीं पे रुक जाओ, यहाँ पे रात को जो है अपना रेस्ट करो, तो सुबह चले जाना। तो इनकी जो माँ थी वो बड़े अजीब से गौर से कहते हैं ना, बड़ी तरसी हुई निगाहों से देख कहती है चलो हो सकता है यही हमारी कोई मदद करते हैं, क्या कि वो सो जाती है। इनको बात कुछ समझ नहीं लगती, वो जो लड़का है वो इनकी खटिया बिछाता है, बिस्तर वगैरह लगाता है और सो जाते हैं। थकावट हुई हुई थी, नींद कब आती है इनको पता नहीं लगता। अब सुबह कुछ 7 बजे के आसपास ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि बारिश तो रुक चुकी है और जो ऐसा स्थान कल रात को था वैसा ही अभी था, लेकिन इनके जो माता जी और इनके भाई जो भी इनके सागर के दोस्त थे, भाई के दोस्त, उनका कोई अता पता नहीं, ना कोई खटिया है ना कुछ है। तो ये इधर उधर देखते हैं और इनका ध्यान एक कमरे की तरफ जाता है जहाँ का दरवाज़ा बंद था। इनको लगा होगा कि भाई सुबह की थोड़ी ठंड है तो हो सकता है वो अंदर चले गए हैं, और ये आवाज़ लगाते हैं 3-4 बार, भैया भैया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। इनको लगता है कि भाई सो रहे होंगे तो मैं क्यों परेशान करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ से चले जाता हूँ और उसके बाद फिर मैं बाद में आऊँगा। अब ये घर से बाहर निकलते हैं और थोड़े से ना उस तरीके के थे कि भाई जाके बताऊंगा तो फिर ऐसे होगा कि वहाँ पे कैसे मुझे मैं वो बताने आ जाता है, इतने सवाल जवाब का क्या मैं जवाब दूंगा। तो ये सोचता है कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं कहूँगा भाई सुबह बस मैंने फिर पकड़ ली थी, मैं सुबह आ गया था। खैर घर पहुँचते हैं, मासी जी के काफ़ी आवभगत होती है, पूछा जाता है कि अब तो इंतज़ार कर करके आ गए, लेकिन फिर ये बता देते हैं कि भाई मैं ऐसे ऐसे सुबह वाली बस पर बैठा था, सुबह सुबह वाली, मौसम ख़राब हो चुका था वहाँ पर भी, तो फिर मैं इसलिए गया नहीं, तो मैं फ़ोन करने का, लाइन वगैरह का, ये वो सब कुछ कोई भी बहाना लगा दिया। और उसके बाद ये मतलब आराम से थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद एक आधा दिन घर में रहते हैं, उसके बाद फिर ये अपने कज़न के साथ घूमना फिरना शुरू करते हैं। अब घूमते घूमते ये उस घर में पहुंचते हैं, उस घर के आसपास पहुंचते हैं, तो ये वैसे ही पहुंचते हैं, अरे यार ये घर ना बड़ा पुराना सा लग रहा है। जब सागर बात करते हैं तो कहते हैं हाँ भाई, घर भी पुराना है और किस्सा भी। कहते हैं मैं समझा नहीं। तो वो कहते हैं कि अरे भाई बहुत बुरा हुआ इनके साथ। क्या हुआ? अब इनको ये लग रहा था कि जैसे इनकी माँ ने कहा था कि शायद ये हमारी कोई मदद कर दे, कोई मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी और सुबह मैं अगर मिलता तो इनको कोई पैसे वगैरह दे देता। चलो अब मैं बहाने बहाने से फिर जब होगा बताऊंगा कि भाई मैं रुका था तो मैं इनको पैसे दे देता हूँ थोड़े बहुत। अब इनका जो भाई सागर है वो कहना शुरू करता है अरे यार ये मेरे दोस्त का घर था। सबसे पहले इनके कान खड़े होते, था भाई है, कल तो मुझे मिला। खैर कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ इनके साथ। क्यों, क्या हुआ? यार आज से कुछ ना 3 साल पहले ये और इसकी माँ ही थी बस, कोई इनका रात को फोन करके चला गया। हैं? कब? 3 साल हो गए। यार क्या बात कर रहा है? क्यों भाई क्या हुआ? नहीं यार। अरे भाई क्या हुआ? सच कह रहा हूं, 3 साल। 3 साल बोल रहे हो? हाँ, तुमको इतना चौंक रहा है? नहीं मतलब क्या हुआ था बता। वो बताता है कि भाई चोर लुटेरे शायद कोई आए थे या कोई आपसी रंजिश थी, ये तो नहीं आज तक पता लग सका, उनके कातिलों का पता नहीं लग सका। सुबह इनकी लाशें मिली थी और उसके बाद से घर ये खंडर है। अब इनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं। इनकी हैरान आंखों को, चेहरे पर निकलने वाले पसीने को और डर के मारे सफ़ेद हुए चेहरे को इनके भाई सागर भली भांति समझ चुके थे कि क्या हुआ। अब ये कहते हैं कि भाई तुझसे एक बात करनी है, मुझे ना यकीन नहीं आ रहा। कहते क्यों यार, तेरा क्या लिंक है? फिर वो कहते हैं कि भाई बात ऐसी है कि मैंने झूठ बोला था कि इतने सवालों के क्या जवाब दूंगा। ऐसे ऐसे मैं रात को ही पहुंच गया था, लेट बहुत हो गया। मैं जब यहाँ इस घर के पास आया, बारिश तेज़ होगी तो मैंने इस घर की शेड के नीचे खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक लड़का बाहर आया
उसने ऐसे मुझे कहा कि तो मैंने बताया कि मैं सागर का भाई हूँ। उसने कहा अच्छा विशंबर दास जी का बेटा मेरा दोस्त है। उसने भी बताया मेरा दोस्त है। और वो अंदर ले गया। ऐसे मैं रात को सोया, सुबह उठा कोई है नहीं, मुझे लगा अंदर होंगे कमरे में। अब जब बाहर आया फिर मैंने बात नहीं की। अब जो तू कह रहा है वो तो भाई कल ही हुआ मेरे साथ, तो तू कह रहा है वो 3 साल पहले मर चुके हैं। और वो घर का ना दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा अंदर जाके देखते हैं, ना कोई खटिया थी ना कुछ था, सिर्फ कूड़ा करकट था, कुछ खून के जमे हुए निशान जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनका भाई सच्ची कह रहा था। तो क्या फिर प्रेम रात को भूतों के घर सोया था? ये तो पता नहीं, लेकिन काफी ज्यादा डर चुके थे। जितने दिन उस गांव में रहे उस घर के आसपास भी नहीं भटके। और उसके बाद रात के समय में तो इन्होंने ठान लिया कि इस रास्ते के पास से नहीं गुजरूंगा। हालांकि उनके मन में मलाल है कि उनकी माँ की आत्मा ने यह बात कही कि शायद यही हमारी मदद कर दे। क्या मदद है उनको आज तक नहीं पता लग सका, क्योंकि उसके बाद ये सिर्फ एक आधी बार अपने जो भाई है उसकी शादी पर ही गए। उसके बाद तो कभी गए ही नहीं। यूँ कहें कि जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये था किस्सा एक ऐसे घर का, बदनसीब घर का, जहाँ पर आज भी उस माँ और बेटे की आत्मा भटक रही है इंसाफ की तलाश में, मुक्ति की तलाश में। उम्मीद है ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करें तो पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स कि अपने भाइयों ने कोई नाम वगैरह बोलने के लिए कहा है। लेट्स सी, उसके बाद फिर आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाएंगे और देखते हैं कि भाई क्या रिस्पॉन्स आता है आपका। भानु सुनार जी हैं, वो कह रहे हैं लव यू ब्रो, पठानकोट नाम जरूर लेना ब्रो, आप बहुत हॉरर स्टोरी अच्छे हो, यहाँ जो भी आपने कहा बहुत हॉरर टेलर हो, मैं देखता हूँ ब्रो। तो भाई ये ऐड प्लीज़ कर देना कि क्या हॉरर हूँ मैं, किस तरीके का हॉरर टेलर हूँ। आपने शायद कोई शब्द मिस कर दिया। तो और भी देखते हैं, कुछ कमेंट्स हैं उनको भी अगर हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आज के एपिसोड को यहीं पे विराम लगाते हैं। अपने एक भाई कह रहे हैं कि क्या बकवास स्टोरी है जो रिसेंटली अभी मैंने एक क्लिपिंग ऐड की थी, तो कृषावली, तो कम्प्लीटली आइडियोटिक, कौन सा सस्ता नशा किया हुआ है। भाई हम नशा करते नहीं, सस्ते महंगे का सवाल ही नहीं उठता। देन इसके बाद और अगर हम बात करें तो अच्छा, एक अपने गैरी अनंतल जी कह रहे हैं भाई वो स्टोरी मत नरेट करो प्लीज़ जो पहले किसी ने कर रखी है। आपकी बहुत सारी वीडियोस हैं जो पहले सुन रखी हैं, वही स्टोरी फिर से सुनकर मूड ऑफ हो जाता है। अरे भाई अब मैं इस चीज़ का कोई टूल नहीं लगा सकता कि जिससे मुझे पता लगे कि जो स्टोरी मेरे पास आ रही है पहले भी किसी ने सुनाई है। अब जो कुछ स्टोरीज़ बड़ी कॉमन स्टोरीज़ होती हैं, जैसे भानगढ़ की कोई स्टोरी हो गई या कुलधरा की कोई स्टोरी हो गई, या फिर कुछ ऐसे बड़े हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जाने माने हॉन्टेड प्लेसेस हैं, मैं उनकी कोई भी स्टोरी कवर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ना कि वो पिन पॉइंट हॉरर प्लेसेस है, कोई ना कोई स्टोरी किसी न किसी चैनल पर सुनाई गई होंगी। लेकिन अब ये जो भोपाल का हॉन्टेड कॉलेज है, मुझे क्या पता भाई किसने सुनाई है, किसको पहले भेजी गई है। तो इस चीज़ का ना कोई चेक एंड वो नहीं है कि किस तरीके से हम उसको चेक कर सके। तो आपको अगर लगता है कि ये चैनल पे ऐसा है तो फिर आप किसी और चैनल को स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर पाएंगे कि सब चैनल में कुछ ना कुछ 10 के पीछे 1 या 2 स्टोरीज ऐसी होती हैं जो किसी दूसरे चैनल पर भी सुनाई गई हैं। तो इसका कारण ये क्या होता है कि लोग, अब जैसे मानो मेरे पास कुछ स्टोरी है तो एक बंदे ने मेरे साथ ही, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सिर्फ मुझे सुनते हैं, अब वो लेट्स से वो 5-6 चैनल्स को और सुनते होंगे, तो उन्होंने 5-6 चैनल्स को और भेज दी। अब एक चैनल ने स्टोरी आज नरेट कर दी और मैं उसको 6 महीने बाद कर रहा हूँ, या फिर वाइस वर्सा कि मैंने आज कर दी और वो 6 बार कर रहा है। तो किसने कॉपी की? कॉपी तो किसी ने नहीं की, लेकिन स्टोरी मल्टीपल जगह भेजने की वजह से वो माना जाएगा कॉपी है। लेकिन मेन जो चीज़ मैटर करती है, नरेशन करती है। तो अगर आपको नरेशन भी पसंद नहीं आ रही तो भाई ये आपका डिसीजन है। तो एक अपने भाई हैं रियल टॉक हब, वो कह रहे हैं मैंने भी अपलोड की है स्टोरी, भाई देख लेना और बताना, और भी लेकर आऊँगा जल्दी। तो इनका चैनल है, देख लेना भाई, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इनको भी सब्सक्राइब कर लेना। देन यही है जो कमेंट्स हैं अभी रिसेंट। तो
ज़्यादा कुछ नहीं, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।